नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे, हिस्ट पुस्ट होके मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले सभी एग्जाम के लिए। उसमें हम भी आपके साथ भागीदार हैं और तैयारी करवाने करवाने के सिलसिले में आपका हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए क्या है कि कल जो पढ़े थे लेटर मौर्य फेज, मतलब लेटर मौर्य फेज मतलब उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में कल पढ़े थे इंडियन का जो आक्रमण हुआ था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले लास्ट में हम 5 क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो गया होगा। अब इसी को अब कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि लेटर मौर्य फेज में विदेशी आक्रमण, इसमें कौन से थे? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक या यवन बोला जाता है उसको। अब देखिए अब देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। और इसके इसके फाउंडर कौन थे? यूथिडेमस। इसके फाउंडर कौन थे? यूथिडेमस। अब देखिए इस इंडो ग्रीक के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो लेटर मौर्य फेज में जो कॉइन्स मिले हैं उसी के आधार पे ये कहा जाता है कि इंडो ग्रीक या यवन जो थे इंडिया पर अटैक किए थे। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए इसका काल कितना था? 180 बीसी से 10 एडी तक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए आगे इसके और क्या थे? ये डेमेट्रियस थे, इसी के अगले शासक। जो पहला यह पहला शासक था जो किस नदी को पार किया? इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी को पार करने वाला पहला शासक था। सिंधु नदी को पार करने वाला पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। किसके थे? इंडो ग्रीक के थे। अब देखिए इसको शुंग शासक वसुमित्र ने हराया। मतलब क्या? वसुमित्र जो था शुंग वंश का, वो क्या कर दिया? इसको हरा दिया। किसको? तो डेमेट्रियस को। अब देखिए इसकी राजधानी कहां कहां थी? तो साकल। इसकी राजधानी कहां थी? साकल। इंडो ग्रीक की जो कैपिटल थी वो कहां क्या थी? साकल। क्लियर? अब देखिए आगे उसके बाद इसी वंश के अगले शासक मिलिंद, या इसको मिनांडर बोला जाता है, इसका भी कैपिटल क्या था? साकल ही था। और इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। इसी ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और किसके? मिनांडर के बीच में जो बातचीत हुआ उसका उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए कैसे इसी ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इसलिए बौद्ध ग्रंथ में भी इसकी जानकारी है कि ये लोग आक्रमण किए थे इंडिया पर। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। आगे देखिए अगला क्या है? एंटियालकिदास। अगला शासक कौन है? एंटियालकिदास। इसका कैपिटल क्या है? तक्षशिला। और ये क्या किए थे? अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग शासक भागवत के दरबार में भेजा था। अगला शासक जो थे एंटियालकिदास, उसका कैपिटल क्या था? तक्षशिला। और ये क्या है? शुंग शासक भागवत के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजे थे। क्लियर? अब देखते हैं आगे। यहां तक इंडो क्या था। अब आगे अटैक का इंडिया पर क्या, अगर कोई इंसान अटैक करेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉलिटी पर क्या पड़ेगा? इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? सोसाइटी पर क्या पड़ेगा? कल्चर पर क्या पड़ेगा? कहने का मतलब समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हर एक प्रभाव के बारे में जानते हैं। किसके? इंडो ग्रीक या इंडो यवन अटैक के कारण जो प्रभाव पड़ा तो क्या है? सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक या यवन के द्वारा चलाया गया। वीवीआई क्वेश्चन। गोल्ड कॉइन किसके द्वारा चलाया गया? इंडो ग्रीक या इंडो यवन के कारण। अब देखिए गांधार शैली का भारत में आक्रमण हुआ। गांधार शैली का आक्रमण क्यों हुआ? इंडो ग्रीक के अटैक के कारण। इंडो ग्रीक के लोग हमला किए, इसी के कारण किसका आगमन हुआ? गांधार शैली का। क्लियर है ना? अब देखिए आगे नाटकों में पर्दा प्रथा की शुरुआत। आप लोग देखते हुए ना नाटक, उसमें पर्दा गिरता है फिर पर्दा उठता है। नेक्स्ट सीन जब क्रिएट होता है तो क्या होता है? पर्दा उठता है। फिर वो खत्म होता है सीन तो फिर क्या होता है? पर्दा गिर जाता है। क्लियर? वही चीज के बारे में बताया गया था। अब देखिए भारतीय ज्योतिष जो उस समय थे उसके साथ क्या हो गया? यूनानी ज्योतिष के सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अब देखिए समझ है ना कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। आप समझिए सिक्का चला और क्या हुआ? गांधार शैली आई
और दूसरी बात कौन सा है, पर्दा प्रथा का शुरुआत हुआ। और भारतीय क्या है देख लीजिए, ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत में इंडो ग्रीक का भी मिश्रण हुआ, सम्मिश्रण हुआ, दोनों का क्या हुआ, एक साथ मिलन हुआ। क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखिए इंडो ग्रीक का खत्म, अब किसका चलते हैं, शक। अब देखते हैं शक के बारे में। ये सेंट्रल एशिया के में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, समझ है ना, जनजातीय थी, ये समुदाय थी। कहां पर, ये सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 स्टेट हैं। स्टेट मतलब कंट्री। क्लियर। अब देखते हैं आगे। शकों ने क्या किया था, इंडो यवन या इंडो ग्रीक को रिप्लेस करके, शक साम्राज्य रिप्लेस कैसे करेगा, अटैक करेगा, उसको खत्म करेगा और फिर अपने साम्राज्य का क्या कर देगा, नींव डाल देगा। वही किया किसने, शक ने। इंडो ग्रीक को हटाया और अपने आप को वहां पर स्थापित कर लिया। अब देखते हैं इंडो ग्रीक के बारे में, शक के बारे में। इसका ब्रांच देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए अफगानिस्तान में जो ब्रांच था वो क्या था, इंडिया से बाहर। और तक्षशिला का जो फाउंडर था वो कौन था, मास। और उसके बाद मथुरा का सुदास। और नासिक में क्या है, सहरात वंश, फाउंडर क्या थे, भूमक। क्या थे, भूमक। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये जो लाइंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, इसलिए हर पॉइंट को अच्छे से देखना है आप लोग को। और ये देखना और करना क्या है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आप लोग को पीपीटी ये सेम इट इज मिलेगा, जिससे कि आपका डाउट्स और क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो अब देखिए नासिक का भी बता दिए। इसमें क्या है देखिए, सबसे प्रतापी राजा क्या था, नागपान। इस तक का जो सबसे प्रतापी राजा था, नागपान। देख लीजिए इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, नागपान, जो किस सेंटर में था, नासिक में। और एक लास्ट में क्या है, उज्जैनी। देख लीजिए हर एक जगह को देखिए एक बार। अफगानिस्तान जो इंडिया से बाहर, तक्षशिला का फाउंडर मास, मथुरा का क्या था, सुदास, और नासिक का छहरात वंश, इसका फाउंडर भूमक। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था क्या था, नागपान। और लास्ट में क्या है, उज्जैनी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आगे देखते हैं उज्जैनी। अब देखिए उज्जैनी का ये कार्यादक वंश था और इसके फाउंडर थे चेतन, और इसका उत्तराधिकारी रुद्रदमन। समझ रहे ना, रुद्रदमन का नाम सुने हैं ना, जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील, वही है। अब देखिए क्या है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और जूनागढ़ अभिलेख में इनका वर्णन है। इन्हीं ने सुदर्शन झील का मेंटेनेंस कराया था। रुद्रदमन, जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, सुदर्शन झील का वर्णन है और उस झील का मेंटेनेंस मतलब क्या, झील तो पहले से ही था लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन किए, रुद्रदमन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार देख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग देख लीजिए। अब आगे देखिए शक का जो आक्रमण, ये पढ़े शक के बारे में। शक जो थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा शक में कौन कौन से राजा थे। शक वंश के ही वंशज थे रुद्रदमन और वो कार्यादक वंश के थे। क्लियर। अब आगे देखते हैं शकों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देख लीजिए, ये घुड़सवार थे, मतलब बहुत अच्छे से घुड़सवारी करते थे, इसलिए क्या हो गया, घुड़सवारी तकनीक इनके द्वारा कहां लाया गया, इंडिया में। शक के द्वारा घुड़सवारी तकनीक क्या लाया गया, विकसित समझते हैं, डेवलप फेज में लाया गया। अब देखिए क्या है, यही है, शकों की घुड़सवारी तकनीक बेहतर थी। इन्होंने भारत में घुड़सवारी तकनीक को क्या किया, विकास किया। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, शकों के द्वारा इंडिया में भारी मात्रा में सिल्वर कॉइन चलाए गए। सिल्वर कॉइन किसके द्वारा चलाए गए, भारी मात्रा में, शक के द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब है पहलव या पल्लव वंश। ये ईरान के रहने वाले थे। पल्लव वंश जो थे कहां के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। क्लियर। अब देखिए आगे, इसका क्या है, मिथ्रेडेटस इसके फाउंडर थे और गोंडोफर्निस इसके सक्सेसर थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथ्रेडेटस क्या थे, पल्लव वंश के फाउंडर, और क्या है, गोंडोफर्निस क्या थे, इसके सक्सेसर थे, इनके सक्सेसर थे। अब देखिए आगे क्या है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था क्या, गोंडोफेरस।
और इन्हीं के समय में सेंट थॉमस इंडिया आया था। सेंट थॉमस इंडिया आया किस धर्म के प्रचार के लिए? तो क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर है ना पल्लव के बारे में? ऐसे ही क्लियर होगा धीरे धीरे। देखिए अब कनेक्टिविटी आ रहा होगा धीरे धीरे, आप लोग सारे वीडियोस देखते होइएगा तो धीरे धीरे लग रहा होगा कि नहीं सब्जेक्ट को ऐसे उठाया जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में। और इसी तरह से ये सीरीज जो चलेगा ना, हर सब्जेक्ट का सीरीज चलेगा, ईच एंड एवरी सेक्शन, हर एक एग्जाम के लिए। और करंट का भी आ रहा है, रवि सर को तो बोले ही हैं कि 1 जनवरी से सर डालेंगे करंट का भी सीरीज, और 15 जनवरी से बोल ही दिए थे कल की टेस्ट सीरीज आएगा। और फिर नेक्स्ट मंथ में प्लान करेंगे, जैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ यही देखते हैं तो यही डिसाइड करके बताएंगे कि कैसे कैसे आगे क्या प्लान करना है। अब देखिए आगे क्या है, कुषाण। आप लोग बहुत इनके बारे में सुने होइएगा। कनिष्क, चौथा बौद्ध संगीति, इन्हीं के वंश के जो शासक थे कनिष्क, उन्हीं के समय में हुआ था। ये आप पढ़े होइएगा बौद्ध धर्म में। अब देखिए कहाँ पर हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। अब उसी में दिया होगा, ये भी सेंट्रल एशिया के रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब समझ रहे ना, जनजाति समुदाय, जनजाति समुदाय थे। कौन? ये भी कुषाण भी थे। अब ये पहले चाइना के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया ना तो उसके बाद उनका मूवमेंट किस तरफ हो गया? इंडिया के तरफ। मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया तो वो उस पार कर नहीं पा रहे थे, इसलिए ये अटैक किसकी तरफ करने लगे? इंडिया के तरफ करने लगे। ये किस, कहाँ के कम्युनिटी थे? सेंट्रल एशिया, समझ रहे हैं ना, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें इंडिया में कुषाण के 2 ब्रांच थे, एक था कन्फिडियस ब्रांच और ये है एक कनिष्क ब्रांच। एक ब्रांच था बिडम कन्फिडियस, नाम सुने होइएगा, एक थे उस ब्रांच के, और दूसरा कौन था? कनिष्क का ब्रांच था। क्लियर है ना? अब देखिए ये सब चीज बुक्स में बहुत कम मिलेगा। ये है क्या है, इस अलग अलग सिस्टमेटाइज करके आपको एक सिस्टम के साथ दिया जा रहा है, और इसको देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए कन्फ्यूशियस ब्रांच, कन्फ्यूशियस भी बोलते हैं इनको, कन्फ्यूशियस ब्रांच को देख लेते हैं क्या है। इसके फाउंडर थे कुजुल कन्फिडियस। कौन थे? कुजुल कन्फ्यूशियस इसको बोलते हैं, या कन्फिडियस बोलते हैं, कुजुल कन्फ्यूडियस। समझ रहे हैं ना इसको? अब देखिए इसने काबुल और कश्मीर में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने जो कुजुल जो थे वो कहां विस्तार किए? काबुल और कश्मीर में। और इसका उत्तराधिकारी कौन थे? बीमा कन्फिडियस। कौन थे? बीम कन्फिडियस। समझ रहे हैं ना? कन्फिडियस का जो ब्रांच था उसमें क्या है, कुजुल कन्फिडियस फाउंडर थे, और इनके सक्सेसर क्या थे? बीम कन्फिडियस। कुजुल के सक्सेसर बीम। क्लियर? अब देखिए आगे, आगे क्या है, कनिष्क ब्रांच देखते हैं। अभी क्या है, ये कनिष्क ब्रांच है, इसके फाउंडर क्या थे? कनिष्क। और ये किसके बेटा थे? तो बीम कन्फ्यूशियस के बेटा थे। बीम कन्फ्यूशियस या कन्फिडियस जो थे उन्हीं के क्या थे? ये बेटा थे। इनका ब्रांच अलग ब्रांच था। क्लियर? अब देखते हैं आगे, ये 78 एडी में कहां पर बैठा? गद्दी पर। और शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बताइए। कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो कनिष्क के द्वारा। क्लियर है? अब देखिए आगे, इसका कैपिटल पेशावर और मथुरा 2 जगह था। कहां था? पेशावर और मथुरा 2 जगह इनका ब्रांच था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखते हैं आगे, ये साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, समझ रहे हैं ना? इनका एम्पायर जो था कहां? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, हर जगह फैला हुआ था। क्लियर है? समझ रहे ना? कुषाण का जो एम्पायर था। और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। किस शाखा के अनुयायी थे? महायान। पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे? महायान शाखा के। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके शासनकाल में कुंडलवन में 4थी बौद्ध संगति हुई थी। बताए थे ना? कनिष्क के समय में ही कौन सा बौद्ध संगति हुआ? चौथा बौद्ध संगति। क्लियर है ना? ये तो बौद्ध धर्म में पढ़े थे ना हर एक बौद्ध संगति के बारे में, लेकिन इनके बारे में क्या है कि कनिष्क के समय में ही इनके जो ये थे, यही थे, कनिष्क ही थे। अब देखते हैं आगे क्या है।
इसने कश्मीर को जीता और वहां पर कनिष्कपुर नामक शहर का स्थापना किया। जब ये कश्मीर को जीते तब उसके बाद ये कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिल्क रूट पर कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। सिल्क रूट क्या है ना, वो बताएंगे। चाइना से स्टार्ट होता है और वो सेंट्रल एशिया तक जाता है। किसी दिन अच्छे से एक टॉपिक लेके उस सिल्क रूट के बारे में, उत्तरा पथ होता है, दक्षिणा पथ होता है, इधर से भी जाता है, जीटी रोड वगैरह का भी कंसेप्ट है, वो सब चीज बताएंगे। बस ये समझिए कि इंडिया के ऊपर से एक रूट जाता था, उसी रूट को क्या बोला जाता है, सिल्क रूट। क्लियर, मैक्सिमम व्यापार ट्रेड वहीं से होता था। अभी भी OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो चाइना के द्वारा लाया गया है, वो सिल्क रूट का ही ये पार्ट है। क्लियर। अब देखिए क्या है, लेटर मौर्य फेज में सबसे ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट कनिष्क के द्वारा किया गया। इस पूरे काल में, पूरे उत्तर मौर्य काल जो था, उसमें जो है सबसे ज्यादा कल्चरल सांस्कृतिक विकास किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या है, ये जो थे गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट दोनों को बढ़ावा दिए। मतलब समझ रहे हैं ना, कल्चरल डेवलपमेंट में गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट दोनों को ये खुल के बढ़ावा दिए, कोई ये नहीं रोके नहीं इसको बढ़ने में। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जो कि चरक संहिता लिखे थे, नागार्जुन जैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान इनके दरबार में थे। कौन, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन, इतने बड़े बड़े विद्वान इनके दरबार में बैठते थे। समझ रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है इन लोगों की उस जमाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या है, इनका जो आक्रमण हुआ तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, कुषाण का जो आक्रमण हुआ इंडिया पर तो क्या क्या इसका इंपैक्ट हुआ, एक बार आप लोग देख लीजिए। क्या है, भारी मात्रा में ये कॉपर कॉइन चलाया। समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कॉइन चलाए, कॉपर का कॉइन। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, प्योर गोल्ड का जो सिक्का, देख लीजिए, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। क्या है, भारी मात्रा में क्या है, कॉपर, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन है, यही चलाए थे, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। समझ रहे हैं ना। और क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रेड टाइल्स, लाल मार्बल और लाइम स्टोन का यूज कुषाण ही आरंभ किए थे। रेड टाइल्स और क्या है, लाइम स्टोन का स्टार्ट कौन किए थे, कुषाण ही किए थे। घोड़े के ऊपर चमड़े के जिन की शुरुआत, घोड़ा जब घोड़ा के ऊपर में जो बैठता होगा ना, तो आप देखते होगा उस पर एक गद्दा लगा रहता है, उसी गद्दा को जिन बोला जाता है। वो लोग लेदर का जिन लगाते थे घोड़ा के ऊपर, देखे है ना, घोड़ा जो था होता है तो उसके ऊपर में नहीं बेल्ट लगा के बांधा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जिन। वो लोग चमड़े का जिन का यूज करते थे। अभी गद्दा वगैरह लगा के नहीं बैठता है घुड़सवार सब। पगड़ी, देख लीजिए, पगड़ी आप लोग पहनते हैं ना, कुर्ता भी पहनते होइएगा, चूड़ीदार पैजामा शादी वगैरह में लोग पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते, पगड़ी। और कौन कौन चीज, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, ये सब उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा प्रभाव, कल्चरल इंपैक्ट बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा, इन्हीं लोग का देन है। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीकेंड में जाके सारे क्वेश्चन का समराइज करके डिस्कस कर देंगे, जिससे क्या होगा ना कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा, सेक्शन क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट फेज में जा रहे हैं, धीरे धीरे गुप्त काल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए तो पहला कथन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानव का साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित है, हथनोरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। पहला ये है। अब दूसरा क्या है, इसको देखिए, भीमबेटका प्रागैतिक ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। चिरांद जो है नव पाषाण कालिक स्थल है, जो कि बिहार के वैशाली जिला में है। आप देखिएगा क्वेश्चन, और ये क्या है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। गलत कथन को सिलेक्ट करना है। किस कथन को सिलेक्ट करना है, गलत कथन को सिलेक्ट करना है। हेलो, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गृहव्रज थी। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। अब अगला क्या है, उदयन ने अपनी राजधानी कहां ले गई थी, राजगृह से कहां, पटना स्थानांतरित की थी, पाटलिपुत्रा। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के कीजिएगा। क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं और आप सॉल्यूशन लेने का कोशिश कीजिएगा और समझ के क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, धीरे धीरे गैप सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित है। ऋषि कौन है, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम राहुगण, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भी होगा आप आंसर कीजिएगा। क्लियर है, आंसर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। क्लियर। अब अगला देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ रहे होइएगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर। अब क्या है कि आगे क्या है देखते हैं। आप लोग कीजिएगा क्या, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, जितना से जितना हो सके खुद को रिवाइज में, रिवीजन में टाइम दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा तो फायदा ऑब्वियसली होने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आराम से अच्छे से कंसंट्रेशन बना के जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। बाकी हम जहां तक हैं आपके साथ हैं और सक्सेस होने तक जरूर आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।